नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं सोमेश कुमार। आज सोमेश जुड़े हैं बेंगलुरु से। पिछली बार जुड़े थे हाउसबोट से और आज बेंगलुरु में बैठे हैं। ठीक है, हैदराबाद पहुँचेंगे तो वहाँ बहुत पानी मिलेगा, तो पानी बह जाने दें, उसके बाद फिर पहुँचे हैदराबाद तो अच्छा है। लेकिन सोमेश, ये बाज़ार में कौन-सा पानी बह रहा है? मतलब बहते ही जा रहा है। सेटअप कंप्लीटली खराब कर दिया है फार्मा टैरिफ ने, क्योंकि फार्मा टैरिफ के बाद सिर्फ फार्मा का ही नहीं, निफ्टी आईटी का भी 34,000 टूट चुका है। तो सेटअप खराब है, लेकिन सेटअप खराब होने का मतलब फिर वैसा नहीं लगा लेना चाहिए कि अक्रॉस दी बोर्ड पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। वैसा नहीं होगा, करेक्शन तो है। और चूंकि अब फार्मा टैरिफ में यूएस हो सकता है जेनरिक्स पे भी लगाए, क्योंकि किसी चीज़ पे ट्रस्ट तो अब किया नहीं जा सकता ना। तो अगर जेनरिक्स पे लगेंगे तो हम फिर से धोए जाएंगे। तो मुश्किल अब ये हो गया है कि फार्मा इंडेक्स खराब हो रहा है, आईटी इंडेक्स तो खराब 34,000 के नीचे खराब हो रहा है, बैंकिंग का भी 55,000 54,500 नहीं रहा है। तो एक दिन में एक स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला था कि सब कुछ ठीक है, बस खाली एक इंसान है वहां पे अपना मुंह बंद रखे, जो कि बिल्कुल नहीं रख सकता है। तो सेटअप एक दिन में सारा खराब हो चुका है। बट ये बुलिश सेटअप खराब हुआ है, बेयरिश सेटअप नहीं बना है, दोनों में फर्क समझना है। ओके, तो बुलिश जो सेटअप था वो खराब है, तो मार्केट फिर से कंसोलिडेशन रेंज बाउंड में जाएगा। मतलब पिछली बेयरिश 2 बार सेटअप जो है। आपने कहा था न्यू हाई, मतलब पिछले से पिछली बार तो आपने सीधे पहला कमेंट ही आपका था न्यू हाई। तो अभी हम उस चीज को पीछे रख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे कोई नई गहराइयां छूने जा रहे हैं। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है राजीव जी, ये डेटा में इतना खराबी नहीं है। और न्यूज़ आ चुका है बाहर, तो अगर न्यूज़ बाहर आ चुका है तो एक आधा 2 दिन में जितनी फैक्टरिंग है मार्केट 2-3 दिन में सब फैक्टर कर लेता है। मेरा अपना मानना ऐसा है कि ये बॉटम जो प्लेस में है 24,370 के पास जो बना है, वो बॉटम रहना चाहिए, वो बॉटम खराब नहीं होना चाहिए, वो लंबे कौन सा कंसोलिडेशन बॉटम? को। ये जो अभी 24,400 के आसपास, 300 के आसपास जो बना है, हाँ, वो जो बॉटम बना था वो बॉटम खराब नहीं होना ये चाहिए, 8 मेरा तो अगस्त का अंदाजा बॉटम। ऐसा ही। हाँ, उतना बॉटम खराब नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करना पड़ा तो ऐसा भी करेंगे आगे जाके, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स देखने हैं, अभी तो स्टेटमेंट्स और आएंगे। जी क्योंकि अभी तो जेनरिक्स पे स्टेटमेंट नहीं आया है, अभी तो सिर्फ ब्रांडेड पे ही आया है एंड जी पेटेंटेड प्रोडक्ट पे ये आया है। इंटरेस्टिंग है अपने आप में सोमेश, कि मतलब आपने कहा कि फार्मा, सिर्फ इस एक खबर ने पूरा बाजार का सेटअप खराब कर दिया। और एक ऐसी खबर ने बाजार का सेटअप खराब किया जिसका भारत पे, भारत की दवा कंपनियों पे कोई ऐसा असर पड़ना ही नहीं है। अ, क्योंकि भारत से कोई ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं अमेरिका को निर्यात नहीं होती हैं, होती होंगी बहुत अपवाद स्वरूप या बहुत मामूली मात्रा में, शायद ही कोई। भारत मुख्य रूप से जेनरिक दवाएं निर्यात करता है अमेरिका को। और ये चर्चा हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं कि अगर भारत के जेनरिक दवाओं पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो वो अपने नागरिकों से थोड़ा ज्यादा पैसा वसूलेगा जब भी वो सस्ती दवा भारत वाली खरीदेंगे। भारत को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मतलब उनकी ब्रांडेड दवा मान लीजिए 100 रुपए की बिकती है, भारत जेनरिक दवा 10 रुपए की देता है। 10 रुपए के बदले वो कहेंगे 100% टैरिफ लगा दो, 20 रुपए की पड़ेगी वहां। तो वो 10 से 15 कर दें, 20 कर दें, वो वहीं के नागरिक देंगे, वहीं के जो उपभोक्ता जो वहां दवा खरीद रहे हैं वही देंगे। भारत की दवा कंपनी तो 10 रुपए का भाव रहेगा तब भी बेच लेगी, 20 रुपए का भाव रहेगा तब भी बेच लेगी, क्योंकि कंपटीशन किससे है? 100 रुपए वाली ब्रांडेड दवा से। तो जो भी आदमी ब्रांडेड दवा छोड़ करके 100 रुपए वाली, अगर 10 रुपए वाली जेनरिक खरीद रहा है, तो मन मार के वो 20 रुपए वाली खरीदेगा, तो वो भारत को कुछ नहीं बोलेगा, वो अपने ही राष्ट्रपति को जितने शुभेच्छाएं दे सकेगा देगा। देखिए, जो आपने ये लॉजिक बताया, इसी लॉजिक से मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सेंटिमेंट होता है। अगर 100% टैरिफ लग जाता है तो मेरे दिमाग में भी पहला तो यही आएगा कि मैं इस स्पेस से अभी थोड़ा दूर रहूं, और अगर मेरे पास इस स्पेस में कुछ पैसा बन रहा है और मुझे कोई बेटर स्पेस लगता है तो मैं वहां निकल के जाऊं। ये चीज तकलीफ देगा। बाकी जैसा मैंने हमेशा कहा है, मार्केट को जो सबसे ज्यादा पसंद नहीं होती है चीज, वो है जी लैक ऑफ क्लैरिटी।
तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है देन द एक्चुअल नंबर्स ऑन द ग्राउंड। बिकॉज बिल्कुल सही बात है कि हाँ, 100 लेकिन रुपए एक के सामने ऐसी 10 रुपए खबर की जो चीज 20 सिर्फ रुपए पे एक भी मिले तो इंडस्ट्री क्या पे असर डाल रही है, समझ में जो बात नहीं आ रही कि सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री को जो चीज इम्पैक्ट कर रही है और उसमें भी असल में इम्पैक्ट कर नहीं रही है, उस खबर से पूरे मार्केट का मूड बिगड़ गया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये एक कहीं बाद में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं है कि ठीक है, जो लोग अगस्त में मौका छूट गया, जिनका बाद में जिनका सितंबर ये अगस्त के लास्ट लास्ट में भी जो मौका मिला था वो भी छूट गया। तो अगस्त का मौका छूट गया तो सितंबर में वो मौका एक बार बाजार ने फिर आपको दे दिया है। नहीं, बिल्कुल मौका दिया है। देखिए, इसके कारण ऐसा थोड़ी है कि सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज बंद हो जाएंगे या उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। एक जो यूएस का उनका एक्सपोर्ट है, उसका आप समझे कि 50% भी अगर फैक्टरिंग कर दिया जाए और वैल्यूएशन ले लिया जाए, तो अपॉर्चुनिटी तो बनेगी ही। इन सब की मार्केट लीडर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बेटर ये है कि जब अनसर्टेनिटी हो तो या तो आप उसमें ग्रेडेड एंट्री लीजिए, या फिर हमारे पास जैसे मैंने बोला है कि फॉर्मुलेशंस के हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं। भारत में भी डायग्नोस्टिक है, हेल्थ केयर है, तो इन सब में है मौका। तो जब मौका नहीं रहता तो ठीक है, यहाँ पे चलिए हम ढूंढने जाते, उसमें भी इक्वली बेटर मौके हैं। तो क्या काम किया जी। जा सकता है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यस, एट सम पॉइंट इन टाइम आपके सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज में भी सन फार्मा को थोड़ा शायद ज्यादा तकलीफ हो। बट इन्वेस्टमेंट की एक फिलॉसफी ये कहती है कि जब भी किसी न्यूज के चलते जिसका असर टेम्पररी होने वाला हो, उसके चलते अगर कुछ बढ़िया कंपनियों के शेयर डिस्ट्रेस में आते हैं तो वो खरीदने का अच्छा मौका होता है। तो क्या इसी तरह का मौका हमें मिल रहा है कि खबर है फार्मा में, फार्मा कंपनियों पे ही आज की तारीख में अगर जेनरिक पे टैक्स नहीं लगा है तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। डर ये है कि लगा देंगे, लगा भी देंगे तो जैसा हमने डिस्कस किया पहले कि उसका असर उनके अपने कंज्यूमर पे पड़ेगा, भारत की कंपनी पे शायद कम ही पड़े, क्योंकि फिर भी हमारे पास वो मार्जिन बहुत है, गैप बहुत है। भारत की जेनरिक दवा कंपनी जिस रेट पे दवा वहाँ भेजती है और जो वहाँ की ब्रांडेड कंपनियां या कहीं की भी ब्रांडेड कंपनियां अमेरिकी बाजार में जो इस भाव पे बेचती हैं, उनके बीच में वैसे ही 10 गुना 15 गुना का डिफरेंस होता है। तो मतलब जेनरिक दवाएं फिर भी भारत की सस्ती पड़ेंगी अमेरिकी बाजार में, तो वहां भी असर नहीं होना है। और उसके चलते कोई बैंक का शेयर पिट गया, कोई मिड कैप स्मॉल कैप में पता नहीं कितने शेयर कितने कितने पिट गए, जिनका कोई लेना देना नहीं इस फार्मा कंपनियों पर लगे हुए टैरिफ से। ये मौका ही तो मिल रहा है। एक एक चीज को एड्रेस करते हैं एक बार में। पहले है कि फार्मा कंपनीज को कैसे डील किया जाए, और उसके बाद अदर सेक्टर्स पे जो असर हो रहा है उसको कैसे डील किया जाए। फार्मा सेक्टर पर्टिकुलरली ऐसा है कि जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें वैल्यूएशन वाइज 5 से 10% के डाउनसाइड पॉसिबल है। उसके बाद अगर कोई उसमें हाथ लगाता है तो यूएस एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, वो वहां पे फैक्टर कर देगा। दूसरा पॉइंट जो है कि बैंकिंग के शेयर पिट रहे हैं 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमको जाके वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट बेस्ड खरीदारी करना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। और मैं तो पिछली बार भी बोल के गया, ग्रेडेड करना चाहिए अभी एट दिस जंक्चर, बिकॉज आपके 3 मेजर इंडिसेस ट्रबल में है। आपके बैंक का भी 54,500 टूटा हुआ है। लेकिन इस गिरावट में अगर आप बैंकिंग को भी एक्यूमुलेट करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी एक्यूमुलेट करते हैं, अगेन वहां पे भी कई सारे इफ्स एंड बट रहेंगे। मैं अभी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक्यूमुलेट करने के फेवर में नहीं हूं। लेकिन अगर आप एएमसीज भी इस लेवल पे मैं एक्यूमुलेट करने के फेवर में नहीं हूँ, बहुत ही फ्रेंजी दिख रहा है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनीज को देखा जाए, एनबीएफसीज को देखा जाए, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक जो लीडिंग बैंक्स हैं उनको देखा जाए, उनमें वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे खरीदने में। तो एक एक सेक्टर अभी क्या इसमें नहीं खरीदारी करनी चाहिए? गिरावट में मिल रहा है, खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दीजिए। जस्ट इन केस 24,500 के पास किसी भी तरह का चैलेंज आता है तो वहां पे हमको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग आईटी कंपनीज में भी सब सारे कॉर्पोरेट्स आके जस्टिफिकेशन देके गए H1B वीजा के बाद कि हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, बहुत सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। लेकिन जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो कुछ और स्टोरी कह रहे हैं। वैसे ही अगर ये फार्मा में टैरिफ आया है तो स्टॉक प्राइसेस कुछ डिफरेंट स्टोरी कह रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
उसको भी सोचना चाहिए कि अगर स्टॉक प्राइसेस कुछ मूवमेंट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें है जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम यूजिंग द सेफ्टी नेट, अगर हम प्राइम फार्मा कंपनीज लेते हैं, प्राइम डायग्नोस्टिक कंपनीज लेते हैं, हेल्थ केयर कंपनीज लेते हैं, BFSI एज ए सेक्टर लेते हैं, एक्स AMC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होने वाली नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी जैसे 2 दिन पहले क्वेश्चन आया, या अगर 1 दिन पहले क्वेश्चन आया कि 6 महीना 9 महीना के हिसाब से लिया जा सकता है क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको 2-3 साल का व्यू लेके चलना चाहिए, बिकॉज ट्रम्प भी अभी रहने वाले हैं, बहुत सारी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो 2-3 साल का व्यू लेके इन्वेस्टमेंट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है इन दिस फॉल आल्सो, एंड आई एम डूइंग इट। मैं तो खरीदूंगा जी। तो फिलहाल आप खरीदारी वाले रुझान पे तो रहेंगे, लेकिन साथ में ये कि ट्रम्प अभी रहने वाले हैं 3.5 साल, मतलब 3.25 साल के आसपास तो समय बचा है उनका, तो एक परेशानी वो बीच बीच में खड़ी करते रह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब निफ्टी के लेवल्स पे बताइए नए हफ्ते में खास तौर पे जिनका ध्यान रखना है। निफ्टी के लेवल्स अब काफ़ी क्रूशल जगह पे जा रहे हैं जो ध्यान रखना है हमको। तो ये सेटअप में प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसने कि फिर जहाँ से हमारा निकला था ना 25,200 के आसपास से, अब वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम एरिया बन जाएगा। अभी क्लियर प्रॉब्लम एरिया बनने के लिए मुझे लगता है कि अगले हफ्ते का कुछ तो डेटा लगेगा, 2-3 दिन का और डेटा लगेगा, तब जाके रेसिस्टेंस बहुत क्लियर होने चाहिए। बट अभी एक फेयर आइडिया अगर लगाने की कोशिश करूं तो 25,200 एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जो कि अब रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए, और उसके पहले हमारे पास फिर से अप ट्रेंड में आने का, जो कि बहुत सुंदर अप ट्रेंड हो चुका था, फिर से अप ट्रेंड में आने का कोई एनालिसिस करना भी ठीक नहीं है। तो नीचे में 24,500 चला गया हमारा, 24,500 सॉरी बचा हुआ है अभी तक हमारा ऑन क्लोजिंग बेसिस। वो हो सकता है कि हमको 100-150 पॉइंट नीचे लेना पड़े, और जो हमारा सेटअप है वो सेटअप से हम जाएंगे 24,400 क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिलहाल एनालिसिस के लिए, और ऊपर में 25,200 पे रेसिस्टेंस लेते हैं। मोस्ट लाइकली मार्केट कंसोलिडेशन में जाना चाहिए देन अ फ्री फॉल। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो रिसेंट 2 बॉटम हैं उनको मिला के ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन अभी आ रही है वही 24,500 के आसपास। इस ट्रेंड लाइन को या 24,500 को ही नज़र में रखें कि यहीं पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं आगे 200 मूविंग एवरेज 24,000 के आसपास है, तो शायद हमें इस सपोर्ट को 24,000 तक लेकर के चलना पड़ेगा कि वहां तक भी कोई बहुत ज्यादा घबराने की चिंता करने की नौबत नहीं आएगी। मोस्ट लाइकली ये ट्रेंड लाइन पे एक बार तो सपोर्ट आएगा। क्या इसका रीजन क्या है? जितने भी आपके ट्रेड्स बनेंगे ना, जो भी शॉर्ट ट्रेड्स भी होंगे, उनके शॉर्ट्स जो कवर होंगे उस इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही कवर होंगे, और उसके बाद फिर वेट एंड वॉच में जाएंगे। अगर सपोर्ट रहता है या उसके नीचे फिर बहुत ज़्यादा बहुत फियर्स सेलिंग आती है। बट पहली बारी में, और आप कैंडल भी देखें, कम से कम आपका 2 हफ्ते के आसपास का जो कैंडल है वो लाल लाल ही चला आ रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी ऑलमोस्ट गिवन है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके बाद सेकेंड राउंड वो रिलीफ रैली में कन्वर्ट होती है या फिर वहीं से कंसोलिडेशन शुरू होगा, वो तो आने वाले समय का डेटा बताएगा। बट तो टू बी पहली ऑन द बार में सेफ ये साइड, लाइन काम करेगी, अगर वहां शॉर्ट कवरिंग उभरी और उसके बाद दोबारा बिकवाली शुरू हुई तो अगली बार शायद ना भी करे। हाँ, लेकिन वो वॉच करने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये हायर लो जी। का पैटर्न है। अगर ये हायर लो का पैटर्न रह जाता है ना, तो इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेके चलना चाहिए कि मार्केट ज़्यादा डिप नहीं लेगा। ओके, अगर हायर लो बचा रहता है, मतलब ये कि किसी भी हालत में ये 24,400 के नीचे न जाने लगे, तब तक मामला ठीक है। करेक्ट है, वो वहाँ पे ही ओके। हमको मार्कर लगा के चलना है। जी। ऊपर की ओर शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक जाएगी? अभी 25,200 अभी का आज का डेटा, जो मतलब फ्राइडे तक के डेटा का डिस्कशन हो सकता है, बट मेरा अंदाजा ऐसा है कि बुधवार के क्लोज पे हमको एक बेटर रेसिस्टेंस मिल जाएगा, तो 2-3 दिन का डेटा और लगना चाहिए। फिलहाल 25,200
तो मान के चलिए कि वो वहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। बुधवार का हो क्लोज है सकता है 25,000 क्या? नहीं, बुधवार के क्लोजिंग के बाद मतलब 3 दिन का डेटा और ऐड हो जाए, अच्छा, अभी तो हम मतलब जब हम बुधवार को दोबारा बात करेंगे उस समय की बात हाँ, आप कर रहे हैं। तो हमारे पास ओके। बेटर होगा रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन अभी भी लेकिन शॉर्ट कवरिंग में हमारे 25,200 सामने 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज ये दोनों रहेंगे। तो क्या इन्हीं में से कोई एक जो है वो रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो जाएगा? वहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, वो होना चाहिए। लेकिन अब 2 चीज़ें डिसाइड करनी है कि फिर ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस कहाँ होना चाहिए और टेम्परेरी रेजिस्टेंस कहाँ होना चाहिए। तो टेम्परेरी रेजिस्टेंस आप 20 डीएमए पे रख लीजिए, रफली वहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उतना काफ़ी मार्केट गिर चुका है। 25,000 तो मोटा-मोटी। 25,000, जी, लेकिन जो ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस है, उसके लिए अभी 200 पॉइंट उसके ऊपर है, 25,200 पे। जी, 2-3 दिन में वो चीज़ ठीक और है, चेंज होनी चाहिए। ओके। तो निफ्टी के लिए मोटा-मोटी ये है कि हमें इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है, ये 24,500 के आस-पास अभी आ रही है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मिलने की उम्मीद रहेगी, वो शॉर्ट कवरिंग इसको हो सकता है 25,000 की तरफ भी ले जाए, लेकिन उससे बहुत खुश नहीं होना है, खुश तब होना है जब 25,200 पार होने लगे तब। ठीक है।